एक दूसरा विषय है कि आप देखिए कि अभी तक जो चीन टारगेट करता था वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ और सिक्किम के आसपास ज़्यादा प्रेशर बनाता था, युद्ध का वातावरण क्रिएट करता था। वो अब वर्तमान समय में जो लद्दाख का क्षेत्र है, यानी अक्साई चीन और पाक डोनेटेड कश्मीर का जो इलाका है, उसके बीच में उसने फोकस किया है और टारगेट किया है। इसका आशय यह है कि वो तिब्बत को किसी भी कीमत पर लूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक तरह से जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम का इलाका है वो उसका ईस्ट पार्ट है और ये इसका वेस्ट पार्ट है तिब्बत का। इसलिए वो तिब्बत को टारगेट बनाए रखना चाहता है। वो दुनिया को दिखाते रहना चाहता है कि मैं तिब्बत पर कोई समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। तिब्बत के लोगों की अपनी निजी समस्या है। हम उनकी समस्याओं के लिए भारत न तो युद्ध इस परिस्थिति में न तो करने वाला है न तो निर्णय लेने वाला है। भारत की सहानुभूति तिब्बत के साथ है, मंगोलिया के साथ है, ताइवान, हांगकांग के साथ, मकाओ के साथ है। समय आने पर भारत उनके लिए कार्य भी करेगा। लेकिन यदि वे ये चाहते हैं कि उनके लिए हम युद्ध शुरू कर दें तो दुनिया के लोग हमें अभी उस परिस्थिति के लिए युद्ध में सहयोग नहीं करने वाले हैं। हम तिब्बत के मुद्दे पर यदि युद्ध में आगे बढ़ते हैं, हम अपने मुद्दे पर युद्ध में आगे बढ़ते हैं, चाइना को डिफीट देना चाहते हैं, तो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन हमारे साथ खड़े होंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा होगा, बहुत सारे दुनिया के देश हमारे साथ होंगे। लेकिन तिब्बत को जैसे ही हम टारगेट पर लेंगे, हम प्रोपोगेट करेंगे या प्रोपोगेशन कहीं ना कहीं से जाने अनजाने दिखाई पड़ेगा, तो दुनिया हमको समझेगी कि हमारा एजेंडा दूसरा है। भारत जो डिफेंस पॉलिटिक्स है भारत की और फॉरेन पॉलिसी है, उसके एक्सपर्ट इस चीज़ को ठीक से समझते हैं कि हम उस मुद्दे को प्रियॉरिटी लेवल पर नहीं ले सकते। हमारा वो मैटर है, हम उसको चाहते हैं सॉल्व करना। हम तिब्बत का हित चाहते हैं, तिब्बत को आज़ाद चाहते हैं, हम ताइवान को चाहते हैं आज़ाद, हम मकाओ को चाहते हैं, हम हांगकांग को चाहते हैं, हम मंगोलिया का जो क्षेत्र चीन ले चुका है हम उसको भी चाहते हैं कि उसको पास प्राप्त हो जाए। लेकिन हम जब उसको प्रियॉरिटी बेसिस पर लेंगे तो भारत की जो कूटनीतिक रणनीतिक नीति है उसमें भारत फेल करेगा, भारत का नुकसान होगा, दूरदृष्टि भारत की नहीं जाएगी। क्योंकि ताइवान से आप देखिए, ताइवान के जो ट्वीट आ रहे हैं, तिब्बत से लोग जो ट्वीट कर रहे हैं और वहाँ से बाहर रहते हैं दुनिया में, उनको देखिए कि उनको अपनी चिंता सता रही, वो एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं। अभी ताइवान का एक वेबसाइट ने कहा कि हमारे लॉर्ड रामा कैसे ड्रैगन को मार रहे हैं। वो एक तरह से हमको प्रोवोक करना हुआ कि हम इमोशनली हम उसके फेवर में आके, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उसको हाथों हाथ लिया और बहुत ज़्यादा फ्लैश किया। हमको अच्छा लगता है, भावनात्मक रूप से हमारे हक में है, हमको आनंद आता है उस विषय से। अगर ताइवान कहता है, तिब्बत के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो हमको आनंद आता है। लेकिन जहाँ तक हम सामरिक और कूटनीति की जब चर्चा करते हैं तो हमको थोड़ा सा इसमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान यह परिस्थिति नहीं है कि हम उसको प्रियॉरिटी पर लें, क्रमांक 1 पर वह मेरा विषय अभी नहीं आ पाएगा, तीसरे चौथे नंबर पर भारत उस विषय को ले सकता है। एक दूसरे विषय की जो आपने चर्चा की, उस विषय को बहुत सतर्क और सावधान होकर समझने की ज़रूरत है। जितना मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की चर्चा दुनिया में हो रही है, चीन के द्वारा किया जा रहा है, वो चीन का एक तरह से प्रोपेगेंडा है। उसमें रियलिटी उतनी नहीं है जितना बताया जा रहा है, और चीन उनके कार्यों से परेशान भी है। जो मुस्लिम वहाँ रहते हैं 2% के आसपास, उनके कार्यों गतिविधियों से परेशान भी है। इस नाते उसने थोड़ी हिच दिखाई कि हम आपके अगेंस्ट हैं, आपके अगेंस्ट कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बहाने जो बौद्ध मतावलंबी हैं, ताओ हैं और कन्फ्यूशियस हैं, उनको भी वह इमोशनली अपने देश से और वहाँ की सरकार से जोड़ने का उपक्रम भी था कि हम मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तिब्बत का है, बौद्धों का है, कन्फ्यूशियस का है, ताओ का है।
और जैसे ही चीन की सरकार मुस्लिमों को लेकर थोड़ा भी निगेटिव बोलेगी तो वहाँ की ये जो 90+ % लोग हैं वो चीन की सरकार को अच्छा मानेंगे, बेटर मानेंगे, उनसे कनेक्ट होकर रहेंगे। तो ये एक तरह से उनकी क्या कहते हैं, तात्कालिक एक थोड़े समय की एक पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के नाते वो उनको मुस्लिमों को प्रेशर में भी लेना चाहते हैं, अपने लोगों को जोड़ के भी रखना चाहते हैं, और भारत को मैसेज भी करना चाहते हैं कि देखिए हम इस तरह का कार्य करने वाले हैं। चीन वास्तव में बहुत ही कपट व्यवहार करने वाला, बहुत उसका जो भी एक्शन है ये एक 100% समझ लीजिए 99% जो भी दिखता है वो होता नहीं है। हो सकता है मैं परसेंट 99 एग्जेजरेट कर रहा हूँ, वो 95, 96, 92 ही हो, लेकिन ये परिस्थिति है चीन के साथ। इसलिए भारत को बहुत सतर्क और भारत के नागरिकों को बहुत सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। और भारत के नागरिकों का पहला केवल और केवल एक कर्तव्य है कि हम भारत की सरकार और भारत की सेना का मनोबल नीचा ना होने दें। किसी भी एंगल पर अपने मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से हम वह मनोबल बनाए रखें, यह बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जी नमस्कार सुजीत जी। जी 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 जी। तो अभी इस वेबिनार में ऐसे प्रश्न आ गए कि मुझे बहुत सारे दूसरे विषयों की स्वतंत्र बात करनी पड़ेगी, जैसे नेपाल को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर स्वतंत्र बात। अगर कभी हमको 45 मिनट 1 घंटे का समय दें तो वो मैं कर पाऊँगा, लेकिन इन प्रश्नों का तो बहुत सटीक और सुंदर उत्तर है। एक तो आप जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का उपनिवेश भारत था तो नेपाल और भारत को लेकर कुल 13 सर्वेक्षण का कार्य अंग्रेज़ों ने कराया, और वो सर्वेक्षण का कार्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड, वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर नेपाल की सीमा, जैसे गांव में आप देखिए कि 2 लोगों में पड़ोस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो जो लेखपाल आते हैं, कानून को आते हैं, कोई सिविल सर्वेंट आता है, कोई पुलिस वाले आते हैं, तो जो सर्वेक्षण का कार्य करते हैं उस सर्वेक्षण में कभी कोई सर्वेक्षण करके बताता है कि नहीं ये बाउंड्री इनकी है, कोई बताता है ये बाउंड्री इनकी है, कोई बताता है ये बाउंड्री है, कोई ये बताता है ये बाउंड्री इनकी है। जो अंग्रेज़ों ने 13 सर्वेक्षण कराए, वो सारे सर्वेक्षण में कभी भी एक बाउंड्री तय नहीं दिखाया, डिक्लेयर नहीं किया। हमेशा ये बताया कि ये बाउंड्री है, अब ये बाउंड्री है, अब ये बाउंड्री है, अब ये बाउंड्री है। और जितने भारत और नेपाल के बीच समझौता वार्ता हुआ है उसमें उन सब पर बार बार चर्चा होती रही है। आप उसमें से किसको अंतिम बाउंड्री मानेंगे? वह अंतिम बाउंड्री तो वर्तमान समय में जो जिस पर काबिज है उसी को मानना पड़ेगा। हम ग्रेट ब्रिटेन द्वारा और उनके सर्वेयर जनरल्स के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसके आधार पर तो हम अपनी बात, अपना कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते। हम वर्तमान जो पॉइंट है उसी के आधार पर हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। नेपाल तो जो बाउंड्री लाइन आगे बढ़ाकर बताना चाहता है वो केवल चीन के कहने पर ऐसा कर रहा है, स्वयं से नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि उस नेपाल के बाउंड्री बढ़ाकर बताने से कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा विषय यह है कि नेपाल चीन के साथ खड़ा होकर युद्ध करता है या किसके साथ खड़ा होकर युद्ध करता है उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जैसे जहां आप राफेल से युद्ध कर रहे हैं, विमानों से युद्ध कर रहे हैं,
आप वायुयान से युद्ध कर रहे हैं, आप AK-56 AK-47 रॉकेट लॉन्चर चला रहे हैं, वहाँ अगर कोई बच्चा दंड लेके युद्ध करने चला गया तो उसके जाने और न जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेपाल के पास एक तो अस्त्र शस्त्र बहुत नहीं है, दूसरा उनके पास 62,000 सेना है, और वो भी सेना सिविल सेना का भी, सिविल पुलिस का भी काम करती है प्रायः, और वहाँ के सीमाओं की सुरक्षा का भी कार्य देखती है। नेपाल किसके साथ युद्ध करता है, किसके साथ युद्ध नहीं करता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेपाल की अधिकांश जनता, अधिकांश लोग, नेपाल के लोग जो सेना में भारत में कार्य करते हैं, वो स्वयं नेपाल की इस व्यवस्था के विरोधी हैं। नेपाल किसके पक्ष में लड़ेगा? वो लड़ेगा ही नहीं, यह तो तय है। वो भारत के पक्ष में नहीं लड़ेगा तो चीन के पक्ष में भी नहीं लड़ेगा। भारत के पक्ष में इसलिए नहीं लड़ेगा कि चीन उसको वैचारिक रूप से अपने दबाव में रखना चाहता है, और चीन के साथ इसलिए नहीं लड़ेगा क्योंकि चीन के साथ यदि लड़ेगा वो, तो नेपाल का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेपाल में नेपाल के कूटनीतिक रणनीतिक लोग, नेपाल के गोरखाली, नेपाली, मधेसी इस बात को ठीक से समझते और जानते हैं। एक तो नेपाल के युद्ध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे वो युद्ध करेगा नहीं, युद्ध कर दिया तो नेपाल का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी विजय भाई न, हाँ जी विजय भाई, जी जी, हाँ जी 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 जी। आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। जी 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 बिल्कुल, जी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी 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 हाँ जी आ रहे, हाँ आ रहे आ रहे।
हमें लगता है कि हमें लगता है कि आप शुरू से नहीं जुड़े थे शायद, क्योंकि मैंने आरंभ में ही इस विषय की चर्चा मैंने किया था कि चीन की जो भी प्रगति और विकास है, वह प्रगति विकास केवल और केवल पूंजी आधारित और अवस्थापनात्मक सुविधाओं हाँ, आवाज़ आ रही है अब? हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने शुरू में चर्चा किया था कि चीन में जो भी विकास है वो केवल पूंजी आधारित और अवस्थापनात्मक सुविधाओं से तक ही सीमित है। वहाँ की पब्लिक को लेकर जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, इस तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों की दृष्टि से चीन ने कोई कार्य नहीं किया है। प्रगति की दृष्टि से आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि विकास कहते किसे हैं। विकास में सेटिस्फैक्शन सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट है, और वह सेटिस्फैक्शन चाइनीज़ लोगों को नहीं है। चीन ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर लिया, लेकिन चीन ने कोविड-19 को जन्म भी दिया। चीन में तियानमन चौक पर पूरी तरह 1948 में वो चीन आज़ाद हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार बनी। 48 से लेकर जब तक माओ से तुंग जीवित रहे 1976 तक, तब तक उनके अनुसार व्यवस्था संचालित करता रहा। सरकार उसी के अधीन है। 1978 में उसने मोड बदल दिया और वह केवल पूंजी और अवस्थापनात्मक सुविधाओं तक अपने आप को केंद्रित कर दिया। आप ये सोचिए कि केवल सड़क बनाना, केवल पुल बनाना, केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, आप विकास का अगर केवल यही मानदंड है तो मुंबई में भी विकास है और अंडरवर्ल्ड का हेडक्वार्टर भी है एक तरह से। तो चीन की स्थिति पूरी तरह वही है। हमारे भारत में भी विकास होना चाहिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम मनुष्य नहीं रहेंगे, हम आदमी बनकर नहीं रहेंगे, तो किसी भी विकास करने का कोई भी मानदंड अमानवीय मानदंड नहीं होता। और अमानवीय मानदंड किसी चौक पर सरकार के विरुद्ध कोई अनशन कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन दे रहा है, वो सरकार उसके ऊपर टैंक चलवा कर उनको कुचल दे रही है, इस विकास को आप किस मानसिकता का विकास कहेंगे? जब हम इस प्रकार के अवस्थापनात्मक या केवल और केवल पूंजी फोकस्ड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो हम मनुष्यता को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। हम रिलेशनशिप को, इमोशंस को, हम मेंटल इमोशनल जो हमको कनेक्टिविटी है, उससे हम दूर हटते जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए एकाएक बहुत तीव्र विकास जो अमेरिका में विकास हुआ है, आप देखिए 1885 में आज़ाद हुआ अमेरिका, और उसका विकास का जो मॉडल है पूंजी आधारित, वो धीरे धीरे करके लेके चला है। लेकिन अभी भी अमेरिका उस तरह से क्रूर और हिंसक नहीं हुआ है जिस तरह से चाइना हुआ है। 1948 में चीन ने आज़ादी पाई, चीन व्यवस्थित राज्य बना, और 1978 से लेकर यानी 22 साल और 42 साल में उसकी सारी प्रगति है। लेकिन अमेरिका की जो प्रगति है वो 135 साल में है। इसलिए हम एक बात कहते हैं कि जो चीन का विकास का मॉडल है, वह विकास का मॉडल उचित मॉडल नहीं है, अच्छा मॉडल नहीं है, व्यवस्थित मॉडल नहीं है, दूरगामी मॉडल नहीं है। ऐसा विकास अस्थायी विकास नहीं होता। और विकास हमेशा
जब भी आप पूंजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो उसके पीछे आपको 8 ऐसे एस्पेक्ट हैं कि वह अगर उसको मीट आउट नहीं करता तो वह डेवलपमेंट, कैपिटल डेवलपमेंट और केवल जो फिजिकल एसेट बेस्ड जो डेवलपमेंट है वह डेवलपमेंट कभी भी लंबे समय तक नहीं चलता और वह सोसाइटी को कनेक्ट करके नहीं रखता। एंड अल्टीमेटली आप डेवलपमेंट लोगों के लिए करना चाहते हैं, और जब हम फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं तो हमको देखना चाहिए हम सोशल डेवलपमेंट हमने कितना किया, कल्चरल डेवलपमेंट हमारा कितना हुआ, हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ, सोशियो इकोनॉमिक गवर्नमेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ, हमारा सोशियो कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कितना हुआ। यह चीज़ अगर आप नहीं देख पाते तो आपका डेवलपमेंट स्थायी नहीं होगा, दूर तक नहीं चलेगा, कनेक्ट होके सोसाइटी नहीं रहेगी। सोसाइटी का आपस में कनेक्टिविटी और सोसाइटी का गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी, ये दोनों बहुत आवश्यक है, दोनों बहुत ज़रूरी है। चीन में जब पुल या सड़क बनती है तो वो कंपनसेशन जो डिक्लेयर करना चाहती है सरकार वो करती है, नहीं डिक्लेयर करना चाहती नहीं करती है, देना चाहती है देती है, नहीं देना चाहती नहीं देती है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। आप जब सड़क चौड़ी करते हैं, जब किसी का घर गिराते हैं या कोई एक्वायरमेंट आप करते हैं तो आप कंपनसेशन देते हैं। सरकार उसके लिए पूरे प्रावधान करती है कि आप कंपनसेशन सरकार ने समय से आपको नहीं दिया तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सरकार के विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं। यानी जो पब्लिक है, लोग हैं, जो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट किसको चलने के लिए सड़क बनाना चाहते हैं, किसको चलने के लिए वो एरोड्रम बनाना चाहते हैं, किसको चलने के लिए पुल बनाना चाहते हैं, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, चीन की जनता के लिए। उसको इमोशनली मेंटली हैरेस करके अगर वो डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमको हिंदुस्तान में डेवलपमेंट का चीन मॉडल नहीं चाहिए। हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको प्रगति चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको पुल चाहिए, हमको वायुयान की सुविधा चाहिए, हमको सब चीज़। लेकिन चीन का डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए, चीन का मॉडल नहीं चाहिए हमको। हमारा डेवलपमेंट 50 साल के बजाय 75 साल में हम उस लेवल पर, थ्रेशोल्ड लेवल पर आएंगे। लेकिन हमको कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि उस जल्दीबाजी में हम मानवता का, मनुष्यता का नाश कर दें, नष्ट कर दें। हम नहीं रहेंगे। आप देखिए कि किसी एक व्यक्ति के घर में अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसके अंदर जो भावना होती है वो किस तरह की भावना होती है। अगर वो बहुत विजनरी है तब तो देश समाज के बारे में सोचकर अपने जीवन को समर्पित करके सब कुछ दे देता है। लेकिन अगर नहीं है, थोड़ा भी उसमें कमी है तो वो कुंठा, हताशा, निराशा में चला जाता है। इसलिए इंडिविजुअल की आपस में कनेक्टिविटी, सोसाइटी टू सोसाइटी कनेक्टिविटी, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी को कनेक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कम्युनिटी टू गवर्नमेंट कम्युनिटी, ये सारी एक जो कनेक्टिविटी है, यह कनेक्टिविटी ज़रूरी है। और यह कनेक्टिविटी को बनाए रख कर, इसको इंटैक्ट रखकर जो डेवलपमेंट होता है, मॉनेटरी डेवलपमेंट, वह डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम हिंदुस्तानी लोग भी अर्थव्यवस्था की बात करते करते अर्थशास्त्र की बात करने लगते हैं। अर्थ का शास्त्र, अर्थ का ज्ञान एक अलग विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था एक अलग विषय है। अर्थव्यवस्था यानी अर्थ हमारे पास जो है उसके अनुसार हम व्यवस्था चाहिए। अर्थ हमारे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख का होटल का कमरा रहकर हम उसमें रह लेंगे, अथवा हमको व्यवस्था के अनुसार अर्थ चाहिए। यानी 2-3 हज़ार रुपये के कमरे में भी हम कहीं किराए पर रह सकते हैं होटल में, तो हमको उसके अनुसार व्यवस्था चाहिए। हमको अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए, ये सुविधा अगर हमको मिल गई तो हम अनावश्यक अर्थ को व्यय क्यों करेंगे। हमको हिंदुस्तान की आर्थिक संस्कृति ही इसी बात पर निर्भर है कि हम अपनी व्यवस्था के अनुसार अर्थ की तलाश करते हैं। हमारी इतनी व्यवस्था है, इतने के लिए हमको अर्थ चाहिए, हमारे पास इतना अर्थ है इसलिए हमको ये व्यवस्था चाहिए। ऐसा उचित नहीं है, ऐसा युक्ति संगत नहीं है। इसलिए हमको विकास का चीन मॉडल नहीं चाहिए,
पूरी दुनिया चीन मॉडल को स्वीकार नहीं करती, पूरी दुनिया नहीं चाहती। 1978 में 22 और 20 42 साल में जो उसने किया चीन ने, वो 125 और 135 साल में अमेरिका ने किया। और यह जो डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस एक टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस क्रमशः आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्रमशः हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सफिशिएंट है डेवलपमेंट के मामले में। और सब कुछ होने के बाद भी कोविड-19 चाइना पैदा करता है, और डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज बता रहे हैं कितने लाख लोग चीन में मर गए, कितने लोगों को चीन ने स्वयं मार दिया अमानवीय तरीके से। भारत में इतना सारी सुविधा न होने के बाद भी अभी भी 134 करोड़ जनसंख्या भारत की है, चीन की 139 करोड़ जनसंख्या है, 139 है, हम 134 हैं। हमारा 3 गुना क्षेत्रफल है, हम ज़्यादा कंजेशन में रहते हैं, हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, हमारे यहाँ मटेरियल फैसिलिटी नहीं है, बावजूद हमारे यहाँ लाइफ का डैमेज बहुत कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर से जीते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करना जानते हैं, एक दूसरे का हेल्प करना जानते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बेटर है, क्योंकि हम एयर कंडीशनर में बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। हम प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं, हम नेचर के अनुसार बिहेव करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कितना गजब का बेटर कंडीशन में। बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है। मैं जहाँ से आता हूँ, हमारे आसपास, हमारे गांव के 10-20 गांव के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। बहुत सारे लोग अहमदाबाद से, भोपाल से, पूना से, बम्बई से, बेंगलोर से, चेन्नई से, दिल्ली से वापस कोलकाता से आए हैं। उनको लोगों ने बताया कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सब सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेटर है। वो क्यों है बेटर? भारत क्यों सरवाइव कर रहा है? इस नेगेटिव सिचुएशन में भी क्यों सरवाइव कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसी में भी क्यों सरवाइव कर रहा है? बेटर सिचुएशन है उसकी। नॉर्वे से बेटर स्थिति में हैं हम लाइफ के मामले में, कोरोना को लेकर। वहाँ सुविधाएं हैं, अमेरिका में सुविधा है, चीन में सुविधा। आप देखिए कि चीन में जो जैविक रासायनिक उपकरण वो बना रहा था, संघाई के पास, बीजिंग के पास, यूनान के पास, उसने 5-5, 10-10 हज़ार सैया के बहुत सारे ऐसे अस्पताल खड़े कर दिए कि हमारे जो पेशेंट होंगे हम उनको एडमिट करेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी के आगे सिंगापुर से आने वाली जहाज़ में जो शिप थी, उस शिप में 52,000 लोग थे। केवल उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसमें 25-30 लोग कोविड-19 के पेशेंट हैं, तो पूरे जहाज़ को डंप करा दिया चीन ने। ऐसा डेवलपमेंट क्यों चाहते हैं? हमको चीन मॉडल डेवलपमेंट का नहीं चाहिए, किसी भी भारत को नहीं चाहिए, भारत के किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उससे मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी मनस्थिति बदले। हमको विकास चाहिए, हमको चीज़ें चाहिए, हमको सुविधाएं चाहिए। सुविधाओं का रहने में कोई बुराई नहीं है। और हमारी प्राथमिक आवश्यकता है कि चिकित्सा, शिक्षा को लेकर हमारे अंदर, हमारे देश में बेहतर सुविधाएं हों। हम प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार व्यवहार आचरण करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल, धन्यवाद। जी जी, सबको जी नमस्कार, सबको नमस्कार, धन्यवाद।